हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं पावर सिस्टम पे एमसीक्यू सीरीज। काफ़ी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिस तरह का पैटर्न जो है एग्जाम्स में चल रहा है अभी, और जो क्वेश्चंस आपको जिस तरह से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चंस लेकर आते हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर in load flow solution the quantities normally specified at a voltage control bus are। जब लोड फ्लो सॉल्यूशन अपन कर रहे होते हैं तो वोल्टेज कंट्रोल बस के ऊपर कौन कौन सी क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करके रखते हैं अपन, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल बस पे कौन सी क्वांटिटीज हमें अवेलेबल होती है, कौन सी स्पेसिफाइड होती हैं। तो वोल्टेज कंट्रोल बस को अपन क्या बोलते हैं, पीवी बस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्टिव पावर एंड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आपके पास स्पेसिफाइड रहेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। P and magnitude of V, that is एक्टिव पावर एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल बस जो होती है पीवी बस होती है, आपकी लोड बस होती है पीक्यू बसेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर रिड्यूसिंग टावर फुटिंग रेजिस्टेंस इट इज बेटर टू यूज। टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, केमिकल है, ग्राउंड रोड है एंड काउंटर पोइज है, ठीक है। तो इसके अंदर से अपन केमिकल यूज में नहीं लेते हैं, ग्राउंड रोड एंड काउंटर पोइज यूज में लेते हैं ताकि टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जा सके। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। और आपको इसकी कोई पीडीएफ चाहिए तो जो है टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पेज है, वो ज्वाइन कर लीजिए आप, इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी। वहाँ पे सारे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रही हूँ, जितने भी लेक्चर्स है, सबकी पीडीएफ अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल करवा दूंगी। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। और वहाँ पे जो है नॉन टेक्निकल की सीरीज भी चलती रहती है, क्विज चलती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं वहाँ पे। तो अपना आंसर सी करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्टेंस रिले इज नॉर्मली प्रीफर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। रिएक्टेंस रिले जो होती है आपकी डिस्टेंस रिले होती है, उसके अंदर तो कौन से फॉल्ट के लिए, कौन से प्रोटेक्शन के लिए प्रीफर की जाती है। ऑप्शंस दे रखे अर्थ फॉल्ट, फेज फॉल्ट एंड नन ऑफ द अबो। तो रिएक्टेंस रिले जो होती है आपकी अर्थ फॉल्ट के लिए, अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। अर्थ जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। कई बार इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि कौन सी रिले होती है जो अर्थ से रिलेटेड, अर्थ फॉल्ट से रिलेटेड होती है, इसको कंसिडर करती है इस तरह से। तो रिएक्टेंस रिले होती है आपकी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिएक्टेंस रिले जो होती है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस को ही कंसिडर करती है और रेजिस्टेंस से कोई इफेक्टेड नहीं होती है। इसलिए आर्क रेजिस्टेंस, आर्क फॉल्ट की वजह से जो भी आते हैं वहाँ पे हम रिएक्टेंस रिले यूज में लेते हैं, क्योंकि आर्क रेजिस्टेंस को वो कंसिडर नहीं करती और माल ऑपरेट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रोटेशन ऑफ डिस्क ऑफ एन इंडक्शन डिस्क कप रिले अंडर द पोल्स इज। इंडक्शन कप रिले जो होती है आपकी, उसके अंदर रोटेशन होता है डिस्क का, वो किस तरह से होता है, फ्रॉम अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रॉम अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल। और जो हमारी सिंगल फेज डीसी इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर भी जो रोटेशन होता है आपका अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की तरफ ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर फीड फ्रॉम वन एंड द रिलेज रिक्वायर्ड आर। पैरेलल फीडर है अपने पास, सिर्फ एक ही एंड से अपन फीड कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए कौन सी रिलेज रिक्वायर होती है प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, एक तो सोर्स एंड के ऊपर और एक है लोड एंड के ऊपर, दोनों जगह अपन को रिले चाहिए। तो कौन सी रिले कौन सी जगह पे अपन यूज में लेते हैं, जब पैरेलल फीडर वन एंड से ही फीड कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसके अंदर, ऑप्शन ए दे रखा है, नॉन डायरेक्शन रिले एट द सोर्स एंड डायरेक्शन रिले एट द लोड एंड। ऑप्शन बी है नॉन डायरेक्शन रिलेज एट बोथ द एंड्स। सी है डायरेक्शन रिलेज एट द सोर्स एंड नॉन डायरेक्शनल एट द लोड एंड। ऑप्शन डी है डायरेक्शन रिलेज एट बोथ द एंड्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सोर्स एंड के ऊपर अपन नॉन डायरेक्शनल रिले यूज में लेते हैं। पावर जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, लेकिन लोड एंड के ऊपर अपन डायरेक्शनल रिले ही यूज में लेते हैं, क्योंकि लोड से पावर जो है या तो फॉल्ट की तरफ या तो सोर्स की तरफ ही फ्लो होएगी। अगर लोड एंड के ऊपर नॉन डायरेक्शनल रिले ले लेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। हमें वहाँ पे अगर फॉल्ट आ रहा है तो उसको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है कि अपनी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए। तो इसलिए अपन लोड एंड पे डायरेक्शनल रिले यूज में लेते हैं और सोर्स एंड के ऊपर नॉन डायरेक्शनल रिले यूज में लेते हैं, ठीक है।
और उसी हिसाब से रिले स्ट्रिप होती है। पैरेलल फीडर और जो है रिंग मैन सिस्टम होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए किस किस तरह से रिले यूज में लेते हैं और रिले कौन से सीक्वेंस में ट्रिप करती है, कहाँ पे फॉल्ट आता है, वो सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किस तरह का लेक्चर लेकर आऊँगी आपके लिए क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ए संट फॉल्ट इज करेक्टराइज्ड बाई, संट फॉल्ट जब आता है अपना तो क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑप्शन में दे रखे करंट, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर। तो संट फॉल्ट जब होता है तो इंक्रीज हो जाते हैं करंट भी, फ्रीक्वेंसी भी एंड पावर फैक्टर भी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर। अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि संट फॉल्ट आता है तो करंट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है, कुछ नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी या पावर फैक्टर के बारे में। तो सारे क्वेश्चन 3 तरह से बन सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर मेजरिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेजेस इन ए सिस्टम द रेफरेंस इज टेकन एज। जब सीक्वेंस वोल्टेजेस अपन मेजर कर रहे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस, तो रेफरेंस किसको लेते हैं। ऑप्शंस में दे रखे हैं न्यूट्रल, ग्राउंड एंड, दोनों ही दे रखे हैं। किसी के लिए न्यूट्रल है, किसी के लिए ग्राउंड है, या फिर न्यूट्रल सारे के लिए, या फिर ग्राउंड सबके लिए, या फिर नन ऑफ द अबोव दे रखा है। तो जब अपन सीक्वेंस वोल्टेजेस मेजर कर रहे होते हैं तो न्यूट्रल और ग्राउंड वोल्टेजेस या इनको कंसिडर नहीं करते हैं, अपन फेज वोल्टेजेस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपको पूरी टेबल पता होगी वहाँ पे। ठीक है, जो जीरो सीक्वेंस पॉजिटिव V0, V1 और V2, और यहाँ पे VA, VB, VC या फिर VR, VY, VB करके फेज वोल्टेज, और फिर यहाँ पे अपनी जो मैट्रिक्स बनी रहती है, तो फेज वोल्टेज को कंसिडर करते हैं, रेफरेंस लेते हैं अपन, कोई भी ये न्यूट्रल और ग्राउंड को रेफरेंस नहीं लेते। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 8 है, द मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन एन ओवरहेड लाइन इज। ओवरहेड लाइन होती है आपके पास, दो तरह की लाइंस होती है, एक ओवरहेड लाइन होती है, एक अंडरग्राउंड लाइन होती है। जो कंजस्टेड सिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उन सब के अंदर अपन अंडरग्राउंड सिस्टम यूज़ में लेते हैं। सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, या फिर जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है जहाँ पे कंजस्टेड होता है, डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे सब जगह पे अपन अंडरग्राउंड सिस्टम में यूज़ में लेते हैं। और रूरल एरियाज़ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ओवरहेड सिस्टम यूज़ में ले रहे होते हैं। तो ओवरहेड लाइन जब यूज में लेते हैं तो मोस्ट इकोनॉमिक लोड क्या होता है। ऑप्शंस में दे रखे हैं ग्रेटर देन नेचुरल लोड, लेस देन द नेचुरल लोड, इक्वल टू नेचुरल लोड, नन ऑफ द अबोव इज नेसेसरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ओवरहेड सिस्टम अपन यूज में लेते हैं तो जो अपना मोस्ट इकोनॉमिक लोड होता है वो अपन नेचुरल लोड से ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडरग्राउंड केबल के लिए मोस्ट इकोनॉमिक लोड, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन द सर्ज लोडिंग। सर्ज लोडिंग आपको पता है क्या होती है, उससे कम जो होता है अपना लोड उसको अपन मोस्ट इकोनॉमिक लोड लेते हैं। हमेशा लेस देन सर्ज लोडिंग ही होना चाहिए। सर्ज लोडिंग के बारे में आपको पता है कि जब सर्ज लोडिंग के इक्वल होती है आपकी, जो भी लोड है आपका इक्वल टू सर्ज लोड होता है, तो VS इक्वल टू VR होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज इक्वल होते हैं। जब लाइट लोड होता है, सर्ज लोडिंग से कम होती है, तो VR ग्रेटर देन VS हो जाता है, और वैसे ही VS ग्रेटर देन VR हो जाता है जब मोर देन सर्ज लोडिंग होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे अपन अंडरग्राउंड केबल से मोस्ट इकोनॉमिक लोड जो होता है लेस देन सर्ज लोडिंग के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। For the same rupturing capacity, the actual current to be interrupted by an HRC fuse is। HRC फ्यूज जो करंट को इंटरप्ट करता है वो कितनी होती है सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर से कंपेयर कर रहे हैं, तो HRC फ्यूज सबसे पहले ट्रिप कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कम करंट होगी, सर्किट ब्रेकर तक पहुँच नहीं पाएगी। तो मच लेस देन एनी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अपन यूज में लेते हैं। वैक्यूम इसके अंदर आर्क एक्सटिंग्विशन जो मीडियम होता है, आर्क एक्सटिंग्विश मीडियम, उसको वैक्यूम होता है। वैक्यूम के अंदर आर्क की स्टेबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके कॉन्टेक्ट मटेरियल, इट्स वेपर प्रेशर एंड सर्किट पैरामीटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। इसका मतलब क्या है कि कॉन्टेक्ट मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, वेपर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगी ऑब्वियसली, एंड सर्किट पैरामीटर्स क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ आर्क। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। When voltage is higher and the current to be interrupted is low, the breaker preferred is। जब वोल्टेज हाई होता है और करंट इंटरप्टेड लो होती है तो कौन सा ब्रेकर प्रीफर करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है हाई वोल्टेजेस के ऊपर प्रीफर नहीं करते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये भी नहीं प्रीफर करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दे रखा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर किसी भी लेवल की फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने के लिए यूजफुल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर के अंदर आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो सर्किट ब्रेकर के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना के अपलोड किए हुए हैं। सर्किट ब्रेकर के टाइप्स भी हैं उसके अंदर, और सर्किट ब्रेकर कौन सा कहाँ यूज़ में लिया जाता है, सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की हुई है। क्या क्या कॉन्टेक्ट होते हैं, कौन सा वोल्टेज के ऊपर यूज़ में लेते हैं, कितने करंट को इंटरप्ट करता है। और उसके अलावा सर्किट ब्रेकर के अंदर जो भी अपने पास न्यूमेरिकल होते हैं, जो भी अपने जो रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज होते हैं, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो सर्किट ब्रेकर के वीडियोज़ आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन द सर्किट ब्रेकर प्रीफर्ड इज। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज में लेते हैं, वैक्यूम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर अ फिक्सड रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट इज द लोकस ऑफ द कांस्टेंट पावर। जब अपने रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज दोनों फिक्स हैं तो लोकस क्या होता है, कांस्टेंट पावर का। ऑप्शंस दे रखे स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, पैराबोला एंड सर्किल। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब फिक्स रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज फिक्स होते हैं अपने, तो उसका पावर का जो लोकस होता है, कांस्टेंट पावर का लोकस, वो सर्किल होता है और उसकी रेडियस होती है वी एस, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस वी आर अपॉन बी। ठीक है, बी क्या ABCD पैरामीटर में जो बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इक्विवेलेंट पाई मॉडल इज क्वाइट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑन ट्रांसमिशन लाइन ऑफ। इक्विवेलेंट पाई मॉडल यूज में लेते हैं, टी मॉडल यूज में लेते हैं। तो पाई मॉडल जो है कौन सी ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए सुटेबल है। ऑप्शंस दे रखे हैं, लेंथ दे रखी है 50 किलोमीटर, 150, 250, ऑल ऑफ द अबो। तो पाई मॉडल जो है किसके लिए यूज में लेते हैं अपन, लॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन के लिए यूज में लेते हैं, लॉन्ग लाइन के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर देन अबो 250 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन होती है जो लॉन्ग लाइन होती है। 80 जो लेस देन 80 होती है वो क्या होती है आपकी शॉर्ट होती है। 80 से 250 के बीच में जो होती है वो आपकी मीडियम होती है, और 250 से जो बड़ी होती है आपकी ग्रेटर देन 250 वो आपकी क्या है, लॉन्ग लाइन है। तो 250 किलोमीटर लेंथ की लाइन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए पाई मॉडल यूज में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एट NTP। ठीक है, NTP के ऊपर आपकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या होती है एटमॉस्फेरिक एयर की, ये कहाँ पर अपन यूज में लेते हैं, जब अपन डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल वोल्टेज जब निकाल रहे होते हैं कोरोना के लिए, वहाँ पर यूज में लेते हैं अपन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो NTP पे इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 kV पर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज द फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन एक्सपीरियंस्ड। फेरेंटी इफेक्ट कब एक्सपीरियंस किया जाता है, नो लोड या फिर लाइट लोड कंडीशन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द लाइन इज लाइटली लोडेड। और फेरेंटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, शंट कैपेसिटर लगाते हैं ताकि पावर को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट में VR ग्रेटर देन VS हो जाता है अपना। नेक्स्ट है कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर लगाते हैं, XLSH लगाते हैं ना अपन, तो इंडक्टर लगाते हैं ताकि वो कैपेसिटेंस की जो एक्स्ट्रा पावर है उसको एब्जॉर्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन मॉडलिंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए शॉर्ट लेंथ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द लाइन रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर ओनली कंसिडर्ड बिकॉज लाइन कैपेसिटेंस टू ग्राउंड इज। जब अपन शॉर्ट लेंथ लाइन जो एनालाइज कर रहे होते हैं, मॉडल कर रहे होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, R और X को ही कंसिडर करते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को नहीं करते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटेंस होता है आपका उसको कंसिडर ही नहीं करते अपन। क्यों, क्योंकि क्या होता है आपका, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती तो है फाइनाइट वैल्यू, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है तो उसको नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइनाइट बट वेरी स्मॉल। और जब फॉल्ट अपन निकाल रहे होते हैं, फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो आर को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस बचता है अपना एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर यूज ऑफ बंडल्ड कंडक्टर्स इन ट्रांसमिशन लाइन। बंडल कंडक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन की पर्पज से। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शंस दे रखे, कंट्रोल ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट करता है, बी है रिडक्शन इन कोरोना लॉसेस, ऑब्वियस सी बात है, सी है रिडक्शन इन रेडियो इंटरफेरेंस, ये भी अच्छा है,
डी क्या है, इंक्रीज इन इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बंडल कंडक्टर यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है, नहीं होता क्या, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर एग्जैक्ट कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर द बूस्टर मस्ट क्या करते हैं, द एग्जैक्ट कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन वोल्टेज कंपनसेशन के लिए अपन बूस्टर यूज में लेते हैं, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। सीरीज कंपनसेशन है, शंट कंपनसेशन है, आपका कंडेंसर क्या बोलते हैं उसको, सिंक्रोनस कंडेंसर है, जो नो लोड के ऊपर सिंक्रोनस मोटर यूज में लेते हैं अपन, और बूस्टर यूज में लेते हैं, ओवल्टीसी यूज में लेते हैं वोल्टेज कंपनसेशन के लिए। तो जो बूस्टर यूज में ले रहे होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप फॉर एग्जैक्ट कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर, द बूस्टर जो है किस तरह से वर्क करना चाहिए, ऑप्शंस दे रखे हैं। बूस्टर मस्ट बी अर्थड, वर्क ऑन लाइन वोल्टेज, वर्क ऑन इट्स लीनियर पोर्शन ऑफ वीआई करेक्टरिस्टिक्स, एंड डी दे रखा वर्क ऑन इट्स नॉन लीनियर पोर्शन ऑफ वीआई करेक्टरिस्टिक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी कि सही है या नहीं है आपका, क्योंकि कितने भी वीडियोस के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस छोड़ती हूँ, आप उसका आंसर तो बताते हैं नहीं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट इतना एफर्ट डालिए, जितना मैं यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसका ऑप्शन जो है आंसर में लिख सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हट के क्वेश्चन है, अलग सा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द ट्रांसमिशन ऑफ बल्क एसी पावर विल बी अचीव्ड व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज। मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे अचीव की जाती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब की जा सकती है, जब आपके लोड जो होते हैं लीडिंग होगा, लोड अगर लीडिंग होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करी जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइटली लेस देन यूनिटी लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, स्टेबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको इम्प्रूव करना है, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, ऑप्शंस दे रखे हैं, यूजिंग सीरीज कंपनसेशन, बी है यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइंस, सी है रिड्यूसिंग वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही नहीं है, वोल्टेज अगर रिड्यूस कर देंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के कोई चांसेस नहीं है, ऑप्शंस डी है बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरीज कंपनसेशन में आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, और पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन अगर यूज में लेते हैं तब भी आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम के ऊपर, इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी, और वहाँ पर क्विज जो है उसको अटेम्प्ट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट रेस्पेक्टिवली देन द लाइन इज कॉल्ड। क्या मतलब है, वी एस इक्वल टू वी आर, आई एस इक्वल टू आई आर है न्यूमेरिकली, तो लाइन को क्या बोलेंगे, ऑप्शन में दे रखा है ट्यून्ड लाइन, ट्रांसपोज्ड लाइन, लॉन्ग लाइन एंड शॉर्ट लाइन, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब वी एस इक्वल टू वी आर होगा, ठीक है, और आई एस इक्वल टू आई आर होगा आपका न्यूमेरिकली, फेज नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपकी लाइन क्या कहलाती है, ट्यून्ड लाइन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऑन वॉट बेसिस इज द इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिसाइडेड। 400 kV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेशन लेवल जो है किस बेसिस पे किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस के बेसिस पे, जो भी आपकी हायर वोल्टेज EHV 400 kV एंड अबोव लाइन्स होती है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज यहाँ पे मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन ए 7/30 ACSR कंडक्टर वाई इज ग्रीस पुट बिटवीन स्टील एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर। 7/30 ACSR कंडक्टर है आपका, स्टील और एल्यूमिनियम के इसमें पार्ट्स हैं, ACSR क्या है आपका, कंडक्टर है ना, तो स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में आप क्या करते हैं, ग्रीस पुट करते हैं। ठीक है, ACSR क्या होता है, एल्यूमिनियम को स्टील रीइंफोर्स्ड होता है, और 7/30 से वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कितने कंडक्टर जो है स्टील के हैं, कितने एल्यूमिनियम के हैं, और एल्यूमिनियम एंड स्टील के बीच में ग्रीस पुट किया जाता है। आजकल नहीं किया जाता है, ये प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है, इस तरह की प्रैक्टिस जो है अभी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ग्रीस पुट क्यों किया जाता है, ऑप्शंस दे रखे, टू रिड्यूस कोरोजन बाई इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्यूमिनियम,
टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रैंड्स, टू रिड्यूस लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स टू स्टील स्ट्रैंड्स, एंड डी है टू एलिमिनेट एयर पॉकेट्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक और एल्यूमिनियम के बीच में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होता है। जिंक कहाँ से आता है, स्टील के ऊपर गैल्वेनाइज्ड स्टील हो जाता है तो जिंक बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन हो जाता है और कोरोजन हो जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए ग्रीस अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस अभी नहीं यूज में ली जाती। क्यों? क्योंकि कोरोना लॉसेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वाई इज अ रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रीफर्ड टू ए रेडियल सिस्टम। रिंगमैन सिस्टम को प्रीफर किया जाता है रेडियल सिस्टम के ऊपर। क्यों? ऑप्शंस दे रखे, वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस, पावर फैक्टर इज हायर, सप्लाई इज मोर रिलायबल, बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस, करेक्ट है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो है रिंगमैन सिस्टम के अंदर कम हो जाता है। जो आप जो है अपना बिल्कुल प्रोसेस करके देखते हैं न्यूमेरिकल वाला जो डिराइव करते हैं, उसमें अगर आपको पता चल जाता है कि फीडर के अंदर लॉसेस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो लेस हो जाते हैं रिंगमैन सिस्टम में और रेडियल सिस्टम में कंपैरिजन करें तो। ऑप्शन बी दे रखा पावर फैक्टर इज हायर। तो पावर फैक्टर जो है किसी भी तरह के इसके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कॉन्फ़िगरेशन पे पावर फैक्टर कभी डिपेंड नहीं करता है, तो ये करेक्ट नहीं है। सी दे रखा सप्लाई इज मोर रिलायबल, करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग स्टोक ब्रिज डैम्पर्स ऑन पावर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। स्टोक ब्रिज डैम्पर्स यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं अपन? कंडक्टर वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर यूज्ड इन पावर सिस्टम एप्लीकेशंस मेनली फॉर। फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है पावर सिस्टम में भी यूज में लेते हैं, क्यों लेते हैं? ऑप्शंस देर के स्काडा के लिए, कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड सबस्टेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड लोड कंट्रोल सेंटर, एंड ऑल ऑफ द अबो। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सारे पर्पजेज के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज टू अप्लाई कंट्रोल ऑफ। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अपन यूज में लेते हैं, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल किस चीज़ पे कर रहे होते हैं? ऑप्शंस में दे रखा फ्रीक्वेंसी अलोन, बी है फ्रीक्वेंसी एंड एट द सेम टाइम ऑफ रियल पावर एक्सचेंज वाया द आउटगोइंग लाइंस, फ्रीक्वेंसी एंड एट द सेम टाइम ऑफ रिएक्टिव पावर एक्सचेंज, एंड ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी एंड बस वोल्टेजेस। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का एक तो ऑब्जेक्टिव है ये आपका फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना, दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी की वजह से रियल पावर इफेक्ट होती है और वोल्टेज की वजह से रिएक्टिव पावर। जब वोल्टेज कंट्रोल कर रहे होते हैं मतलब रिएक्टिव पावर कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे हैं तो रियल पावर से रिलेटेड होती है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाई लाइंस के बीच में पावर एक्सचेंज जो होता रहता है आपका, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन द लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम विद फ्री गवर्नर एक्शन द इंक्रीज इन लोड डिमांड अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इज मेट। क्या दे रखा है? लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम के अंदर जब फ्री गवर्नर एक्शन हो रहा होता है और अगर लोड डिमांड में इंक्रीज हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब लोड अगर डिमांड बढ़ जाए आपकी, तो लोड बढ़ी हुई डिमांड को कैसे आप फुलफिल करोगे? ऑप्शन दे रखे हैं, ओनली बाय इंक्रीज्ड जनरेशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्टीम वॉल, बी है ओनली बाय डिक्रीज ऑफ लोड डिमांड ड्यू टू ड्रॉप इन सिस्टम फ्रीक्वेंसी, पार्शियली बाय इंक्रीज्ड जनरेशन एंड पार्टली बाय डिक्रीज ऑफ लोड डिमांड, डी है पार्टली बाय इंक्रीज्ड जनरेशन एंड पार्टली बाय इंक्रीज्ड गवर्नर एक्साइटेशन। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, डिक्रीज ऑफ लोड डिमांड ड्यू टू ड्रॉप इन सिस्टम फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, जब लोड डिमांड बढ़ रही है तो उसको डिक्रीज करके थोड़ी ना उसको फुलफिल करेंगे आप। लोड डिमांड तो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ऑप्शन सी में भी यही है, पार्शियली बाय डिक्रीज ऑफ लोड डिमांड, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ए और डी दे रखा है, ए में है ओनली बाय इंक्रीज जनरेशन ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्टीम वॉल, और डी में क्या दे रखा है, जनरेशन भी इंक्रीज करना है और एक्साइटेशन भी इंक्रीज करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका। स्टीम वॉल जो होते हैं उनको ओपन कर देते हैं, उसकी वजह से आपका जनरेशन इंक्रीज हो जाता है और लोड डिमांड को मेट कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं आज के लिए। 30 क्वेश्चंस ही है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिले थे वो मैंने ढूंढ के आपके लिए रखे हैं यहाँ पे। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।